This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, छोटा घर है तो बड़ा घर हो। पर जरा सोच के देखिए कि आपको एक बहुत बड़ा आलीशान घर बहुत ही कम कीमत में मिल जाए और उस घर में जाते ही आपको अंदाजा हो जाए कि ये घर आपके सपनों का घर नहीं बल्कि ये तो आपकी नींदें उड़ाने वाला है। ऐसी ही कहानी जुड़ी है अमेरिका के सबसे हॉन्टेड और शापित कहे जाने वाले घर द एमिटीविले हाउस के साथ। इस घर में इतिहास में एक भयानक हत्याकांड की कहानी जानने के बाद जब इसे खरीदा गया तो उस परिवार के लिए इस घर में बिताए कुछ ही दिन कभी न भूलने वाली डरावनी यादें बनकर रह गए और उन्हें इस घर को आधी रात में ही छोड़कर भागना पड़ा। आज की हमारी कहानी है अमेरिका के न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के एमिटीविले नाम के इलाके में एक घर है, 112 ओशन एवेन्यू एमिटीविले। इसे अमेरिका का सबसे हॉन्टेड हाउस कहा जाता है। इस घर के हॉन्टेड रूप में कुख्यात होने की कहानी से पहले इस घर का वो काला इतिहास जानना जरूरी है जिसने इस घर को पूरे अमेरिका में चर्चित कर दिया। 1974 में इस घर में एक परिवार रहा करता था जिसमें परिवार के मुखिया रोनाल्ड डेफ्यू सीनियर, उनकी पत्नी लुइस डेफ्यू थे। इनके 5 बच्चे थे जिसमें सबसे बड़ा 23 साल का रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर, 18 साल का डॉन, एलिजन 13 साल की, मार्क 11 साल का और जॉन 9 साल का। इस परिवार ने यह घर 1965 में खरीदा था। यहाँ आने के बाद ही सबसे छोटे बेटे जॉन का जन्म हुआ था। रोनाल्ड डेफ्यू सीनियर का अपना बिजनेस था और परिवार ठीक से चल रहा था, लेकिन घर का सबसे बड़ा बेटा 23 साल का रोनाल्ड जूनियर अपनी ही धुन का मालिक था। बचपन से ही रोनाल्ड पढ़ाई लिखाई से दूर शैतान किस्म का लड़का था। उसे अक्सर अपने पिता से डांट भी पड़ती थी। समय के साथ साथ वो जिद्दी होता गया। बड़ा होने पर भी वो कोई काम नहीं करता था और न ही पिता की उनके बिजनेस में मदद करता था। इसके साथ वो शराब भी पीने लगा। नतीजा ये हुआ कि पिता से उसके झगड़े बढ़ने लगे। अब तो वो भी माता पिता से लड़ पड़ता, यहाँ तक कि कई बार उन्हें मार डालने की धमकी भी देने लगा था। 13 नवंबर 1974 की सुबह रोनाल्ड जूनियर घर के ही करीब एक बार में पहुंचा। ये उसके दोस्त का बार था जहां वो अक्सर जाया करता था। यहाँ सभी उसे पहचानते थे। 12 नवंबर की शाम से रात तक वो वहीं था। रोनाल्ड ने वहां पहुंचकर सबसे कहा कि प्लीज मेरी मदद करो, घर में मेरे माता पिता को किसी ने गोली मार दी है। ये सुनकर उसका दोस्त और कुछ लोग फौरन उसके घर 112 ओशन एवेन्यू में पहुंचे। वहां घर की पहली मंजिल पर एक कमरे में बेड पर रोनाल्ड के माता पिता की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। ये देखकर वहीं से किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने आकर घर में जांच की तो पाया कि रोनाल्ड के माता पिता ही नहीं बल्कि उसके 4 भाई बहनों की भी हत्या की जा चुकी थी। ये सभी अपने अपने बेड्स पर मरे पड़े थे। घर में इस वक्त कुल 6 लाशें थी। सभी लाशों की सिचुएशन देखकर लग रहा था कि सभी को सोते हुए नींद में ही गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रोनाल्ड ने पुलिस को बताया कि 12 नवंबर की शाम से ही वो क्लब में था और वहाँ शराब पी रहा था। देर रात वो वापस लौटा और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह अचानक उसकी आंख खुली तो उसे इस घटना का पता चला। एमिटीविले में हुए एक ही परिवार के 6 लोगों के कत्ल से पूरे इलाके में दहशत थी, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई क्लू हाथ नहीं लगा था। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इससे ये साबित हो गया कि सभी 6 लोगों को उनके सोते में ही गोली मारी गई थी। माता पिता को 2-2 गोली और बाकी बच्चों को 1-1 गोली मारी गई थी। घर में कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं हुई थी और न ही घर में कोई लूटपाट हुई थी। बिस्तर पर किसी स्ट्रगल के निशान नहीं थे। पड़ोसियों ने भी किसी संदिग्ध को घर में आते जाते नहीं देखा था और न ही उनमें से किसी ने गोलियों की आवाज सुनी थी। इधर पुलिस ने नोटिस किया कि रोनाल्ड पूछताछ के दौरान अपना बयान बार बार बदल रहा है। सब तरफ की जांच के बाद पुलिस का शक रोनाल्ड पर ही जा रहा था। पूछताछ में वो नई नई कहानियां सुना रहा था। थोड़ा सख्ती दिखाने के बाद रोनाल्ड ने आखिरकार कहा कि ये कत्ल मैंने ही किए हैं। मैंने खुद अपने माता पिता और भाई बहनों की हत्या की है।
लेकिन क्यों, कब और कैसे ये मुझे याद नहीं। उसका कहना था कि उसके दिल और दिमाग पर किसी शैतानी शक्ति का कब्जा था जिसने उससे ये सब करवाया है। रोनाल्ड ने कहा कि उसने रात को काफी ड्रिंक किया था। वो देर रात घर आया पर सो नहीं पाया। उसे बार बार ये सुनाई दे रहा था जैसे कोई कह रहा हो कि वहाँ राइफल रखी है, उसे उठाओ और सबको गोली मार दो। फिर उसने वही किया। उसका कहना था कि जब एक बार उसने ये कत्ल करने शुरू किए तो उसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाया और सब कुछ तेजी से होता चला गया। सबको मारने के बाद वो जाकर कमरे में सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसने रात को कुछ गलत किया है। उसने कमरे में जाकर चेक किया जहाँ सभी अपने बेड्स पर मरे पड़े थे। इसके बाद ही उसने बाकी सब लोगों को खबर की। पुलिस के लिए उसका ये बयान बहुत अजीब था, पर सभी सबूत रोनाल्ड के खिलाफ थे। आखिरकार उसे अपने परिवार के 6 लोगों के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया। 1 साल बाद अक्टूबर के महीने में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। अदालत में भी रोनाल्ड का बयान यही था। उसके वकील ने भी इसी आधार पर उसे मानसिक रोगी साबित करने की कोशिश की ताकि उसे सजा से बचाया जा सके, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रोनाल्ड के खिलाफ थे। उसके गुस्सैल व्यवहार के कई गवाह थे। वो बहुत शराब पीता था। माता पिता से उसका अक्सर झगड़ा होता था जिसके बारे में सभी जानते थे। इसी आधार पर सिर्फ 1 महीने बाद ही 17 नवंबर 1975 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ये शहर के इतिहास का सबसे खूंखार क्राइम है। रोनाल्ड का ये बयान कि शैतानी ताकत ने उससे ये सब करवाया है, ये सब मनगढ़ंत है, उसने जानबूझकर होशो हवास में ये कत्ल किए हैं, इसीलिए उसे हर एक कत्ल के लिए 1 उम्र कैद की सजा दी जाती है। 1 उम्र कैद में 25 साल होते हैं तो उसकी 6 उम्र कैद यानी उसे 150 साल की सजा हुई। इसके बाद 23 साल के रोनाल्ड को 1975 में सजा मिलने के बाद जेल भेज दिया गया। रोनाल्ड के जेल जाने के बाद 112 ओशन एवेन्यू हाउस एक मर्डर हाउस के नाम से कुख्यात हो गया था। ये खबर पूरे अमेरिका में चर्चा में थी। लोग इस घर को देखने आते थे कि ये वही घर है जहां एक बेटे ने अपने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। हर अखबार और मैगजीन में यही खबर छपती रही। 1974 में रोनाल्ड के अरेस्ट होने से लेकर 1975 में उसे सजा होने तक ये घर यूं ही खाली पड़ा रहा, जिससे इस घर की कीमत भी काफी नीचे चली गई। अभी तक एमिटीविले का ये घर इस बात के लिए मशहूर था कि इस घर में एक ही रात में 6 लोगों का कत्ल हुआ था। लेकिन इस घर के हॉन्टेड हाउस बनने के पीछे एक और परिवार की कहानी है जो मर्डर्स होने के 1 साल बाद वहां रहने आया था। ये परिवार था जॉर्ज और कैथलीन लुट्स का। इनके 3 बच्चे थे, डैनियल 9 साल का, क्रिस्टोफर 7 साल का और 5 साल की मेलिसा। इनके साथ हैरी नाम का एक लैब्राडोर कुत्ता भी था। पहले ये लोग एक अपार्टमेंट में रहते थे। अब बच्चे बड़े हो रहे थे और इन्हें एक बड़े घर की तलाश थी। इन्हें एमिटीविले में इस घर के बारे में पता चला। 112 ओशन एवेन्यू एक 4000 स्क्वायर फीट का बड़ा घर था जिसमें 5 बेडरूम थे, एक स्विमिंग पूल भी था। इसकी खास बात ये थी कि इस घर के लिए पीछे लेक में एक प्राइवेट बोट हाउस भी था। अपने काले इतिहास की वजह से उस वक्त इस घर की कीमत सिर्फ $80,000 थी। इतनी कम कीमत में इतना बड़ा आलीशान घर मिलना जॉर्ज के लिए एक लॉटरी जैसा था। जॉर्ज को ये घर बहुत पसंद भी आया। इस घर में अभी भी डेफियो परिवार का काफी फर्नीचर यूं ही रखा हुआ था। घर की कीमत में ही इस फर्नीचर के $400 भी शामिल थे। दिसंबर 1975 में जॉर्ज ने ये घर खरीद लिया। जॉर्ज के एक दोस्त ने इसके पास्ट में हुए मर्डर के बारे में उसे बताया। साथ ही उसने जॉर्ज से ये भी कहा कि इस घर में शिफ्ट होने से पहले चर्च के फादर से वो घर को प्लस करवा ले। तब जॉर्ज ने अपने एक जानकार पादरी को घर की शुद्धि के लिए बुलाया। फादर मैनकुसो 18 दिसंबर की दोपहर इस घर में दाखिल हुए। कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने घर में अपना पहला पवित्र जल छिड़का, उन्हें किसी ने जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फादर थोड़ा घबराए। जब वो घर की पहली मंजिल पर बने कमरों में पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी जिसमें कहा गया, बाहर निकल जाओ। फादर ये सुनकर पूरी तरह से घबरा गए और बिना जॉर्ज को कुछ बताए वहाँ से चले गए। इसके बाद जॉर्ज का परिवार उस घर में शिफ्ट हो गया। पूरा परिवार इस बड़े घर में आकर बहुत खुश था, पर वो नहीं जानते थे कि इस घर में आने वाले दिन उनके लिए बहुत बुरा अनुभव लेकर आने वाले थे। शुरुआती 4-5 दिनों तक कुछ छोटी मोटी असामान्य घटनाएं होती रहीं, जिसे इन लोगों ने इग्नोर भी किया, जैसे दरवाजों का अपने आप खुलना, किसी सामान गिरने की आवाज आना या लाइट्स का बिना वजह ऑन ऑफ होना। जॉर्ज और कैथलीन इस सब को नोट कर रहे थे, पर उन्हें लगा कि शायद नया घर होने की वजह से ये परेशानियां हो रही हैं। 24 दिसंबर 1975 को फादर मैनकुसो ने जॉर्ज को फोन करके इतना कहा कि वो सब सावधान रहें और ऊपर की मंजिल के कमरों में ना जाएं।
अब ये सुनकर जॉर्ज के कान खड़े हो गए कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसके साथ ही घर में अजीब हरकतें भी बढ़ने लगी थी जो नॉर्मल नहीं थी। घर में कभी भी अजीब आवाजें आने लगती, पर वो आवाजें किसकी हैं, कहाँ से आ रही हैं, कुछ पता नहीं चलता था। बर्तनों का अचानक गिरना, सामान खिसकने की आवाजें, दीवारों की पेंटिंग का टेढ़ा होना या गिर जाना और घर के नल का अपने आप चलने लग जाना। धीरे धीरे ये एक्टिविटीज बहुत एक्सट्रीम होने लगी। कभी घर के अंदर बहुत ज्यादा ठंड होना या एकदम गर्मी का बढ़ जाना, जबकि घर के बाहर मौसम एकदम नॉर्मल होता था। सोने से पहले ये सभी दरवाजे अच्छे से बंद कर सोते थे, पर देर रात इनकी आंख खुलती तो घर के सभी दरवाजे इन्हें खुले हुए मिलते। कभी पूरा घर अचानक तेज बदबू से भर जाता था। घर में इनका पालतू कुत्ता हैरी दिन हो या रात कभी भी अजीब आवाज में कहीं देखते हुए भौंकने लग जाता, जैसे उसे कुछ नजर आ रहा हो। रात में अक्सर बच्चे बुरी तरह से डरकर चीखते हुए उठ जाते थे। छोटी बेटी मेलिसा का कहना था कि इस घर में उसका एक नया दोस्त है जो उसके साथ अकेले में खेलता है। ये सभी बातें जॉर्ज और कैथलीन को बुरी तरह से डरा रही थी। घर में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद इन्हें घर के बेसमेंट में एक रहस्यमय कमरा भी मिला, जिसे रेड रूम का नाम दिया गया। इस कमरे की दीवारें लाल रंग की थी। हैरानी की बात ये थी कि मकान बेचते वक्त डीलर ने इस कमरे का जिक्र ही नहीं किया था। यहाँ तक कि घर के नक्शे में भी इस रहस्यमय रेड रूम का जिक्र तक नहीं था। ये कमरा वहाँ क्यों था, किसने बनवाया और किस मकसद के लिए ये बनाया गया था, ये सोचकर ही जॉर्ज और कैथलीन बुरी तरह से डरे हुए थे। इस घर में बनी दो खिड़कियां आंखों जैसी लगती थी। खासकर रात के अंधेरे में लाइट्स जलने के बाद आंखों जैसी ये खिड़कियां और भी डरावनी लगती थी, मानो ये घर किसी को घूर रहा हो। जॉर्ज ने जब फादर से इन बातों के बारे में जिक्र किया तो उन्होंने भी अपने साथ हुई घटना के बारे में जॉर्ज को बताया। इससे तो जॉर्ज और भी घबरा गया। इस घर में सबसे बुरी हालत जॉर्ज की ही थी, क्योंकि उसके साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। जब से जॉर्ज इस घर में शिफ्ट हुआ था, उसकी रोज रात 3 बजे के करीब आंख खुल जाती थी। चाहे वो रात को कितना ही देर से क्यों ना सोए, कितना ही थका हुआ क्यों ना हो, पर रोज सुबह 3 बजे वो अचानक चौंक कर उठ जाता था। कई बार आंख खुलने पर उसने खुद को बच्चों के कमरे में उनके बेड के पास खड़ा हुआ पाया। वो वहाँ कैसे और कब आया उसे कुछ याद नहीं होता था। जल्दी ही उसे पता चला कि सुबह 3:15 का समय ये वही था जब रोनाल्ड डेफियो ने अपने पूरे परिवार के लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसने कई बार अपने बच्चों को उसी पोजीशन में सोए हुए पाया जिस तरह से डेफियो परिवार के बच्चों की लाशें मिली थी। अपनी इस हालत और घर में चल रही अब नॉर्मल या यूं कहे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से उसके दिमाग पर बहुत प्रेशर था। अभी वो इस घर को छोड़ने की हालत में नहीं था। अब फादर से उनका अनुभव सुनने के बाद तो वो और भी घबरा गया। जनवरी के फर्स्ट वीक में जॉर्ज के कहने पर फादर मैनकुसो ने एक बार फिर से घर में शुद्धि करने का प्रयास किया, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बाकी हरकतों के साथ अब दीवारों पर लाल हरे रंग का लिक्विड भी दिखने लगा। घर में रात को कीचड़ भरे पैरों के निशान मिलने लगे। ये बहुत ही अजीब और डरावना था। जॉर्ज और कैथलीन किसी तरह से इस घर में मैनेज कर रहे थे, पर 14 जनवरी 1976 की रात इनकी उस घर में आखिरी रात थी, जब घर में माहौल को नॉर्मल करने के लिए जॉर्ज और कैथलीन ने बॉनफायर का इंतजाम किया। रात को खाना खाने के बाद सभी आग के आसपास बैठे हुए थे। अचानक आग तेज हो गई और आग की लपटों में कुछ बच्चों के चेहरे बनते हुए इन्हें दिखने लगे। इसके साथ ही घर में लाइट्स फ्लक्चुएट होने लगी और अजीब सी आवाजें आने लगी। ये सब बहुत ही डरावना था। उसी रात जॉर्ज और कैथी ने बच्चों को लेकर उस घर को छोड़ दिया और फिर वो कभी इस घर में वापस नहीं लौटे। ये लोग इस घर में सिर्फ 28 दिनों तक ही रहे थे। 112 ओशन एवेन्यू एमिटीविले का ये घर एक बार फिर से खाली हो गया। इस घर से निकलने के बाद जॉर्ज और कैथलीन ने अपने अनुभव कई इंटरव्यूज में शेयर किए, जिनमें इस घर के हॉन्टेड होने का दावा किया गया। अमेरिका के एक लेखक जे एनिसन ने लुट्स फैमिली से मुलाकात के बाद उनके अनुभवों के आधार पर ही एक किताब लिखी, द एमिटीविले हॉरर अ ट्रू स्टोरी, जो 1977 में पब्लिश हुई। लुट्स फैमिली के अनुभव के किस्से पहले ही मीडिया इंटरव्यूज में थे, जिससे ये घर एक बार फिर से चर्चा में था। लेकिन ये किताब छपने के बाद तो पूरे अमेरिका में इस एमिटीविले हाउस के बारे में लोग बातें करने लगे थे, जिसके साथ एमिटीविले का ये घर भी हॉन्टेड करार दे दिया गया। ये किताब अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही पॉपुलर हुई। कई लोगों ने ये भी कहा कि लुट्स फैमिली कर्जे में डूबी थी, वो इस घर से जुड़े हुए लोन को नहीं चुका पा रही थी, इसीलिए उन्होंने ये बातें फैलाई। और फिर राइटर जे एनसन के साथ मिलकर उन्होंने एक बुक छपवाई, जिससे बहुत सारे पैसे भी कमाए, पर सच्चाई क्या थी कोई बता नहीं पाया।
लोग घर को लेकर कई तरह की कहानियां बनाने लगे। जैसे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद इस घर को कब्रिस्तान या किसी थेरेपी सेंटर की जमीन पर बनाया गया है और इस घर के बेसमेंट के रेड रूम में ही दिमागी रूप से बीमार लोगों का इलाज किया जाता था। लोग इस घर के बारे में बातें करने लगे और इसे देखने के लिए आने लगे। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस घर का दौरा किया और अपने अनुभव भी शेयर किए, जिसमें फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन भी थे। 1975 में लुट्स फैमिली के घर छोड़ने के बाद एड और लॉरेन ने इस घर को विजिट किया था। उनका कहना था कि इस घर में उन्हें डेफियो फैमिली के मर्डर्स के वक्त के विजन का अनुभव हुआ। वहाँ विजिट के दौरान इन्होंने घर में कई तस्वीरें भी खींची थी, जिसमें तस्वीर में चमकती आंखों वाले एक बच्चे का चेहरा भी कैप्चर हुआ। ये तस्वीर काफी चर्चा में रही, जिसने इस घर के हॉन्टेड होने पर तो जैसे मोहर ही लगा दी। इसके बाद 1977 में एक और कपल ने इस घर को खरीदा, पर उस वक्त तक लोगों में इस घर को देखने का इतना क्रेज हो चुका था कि लोगों की घुसपैठ की वजह से ये परिवार परेशान हो गया। लोग बार बार बेल बजाते, बेकार के सवाल करते और घर में घुसने की कोशिश करते। इससे परेशान होकर उस कपल ने भी ये घर कुछ समय में ही छोड़ दिया। इस घर के लिए बढ़ते क्रेज को देखकर एमिटीविले पुलिस डिपार्टमेंट और वहाँ की म्युनिसिपैलिटी ने मिलकर पैसा कमाने का भी सोचा। जैसे यहाँ आने जाने के लिए किराए की गाड़ियाँ लगाई जाए या घर देखने के लिए टिकट लगाई जाए, पर एमिटीविले के शांति पसंद लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। वहाँ बढ़ती हुई भीड़ से सभी परेशान थे, इसीलिए ये योजना रद्द कर दी गई। अब क्योंकि इस भूतिया घर के हर तरफ चर्चे थे और इस पर लिखी हुई किताब भी काफी फेमस हो चुकी थी, तो हॉलीवुड भला पीछे कैसे हटता। 1979 में इस घर की हॉन्टेड स्टोरी पर पहली हॉलीवुड फिल्म बनी, द एमिटीविले हॉरर, जो बहुत कामयाब रही। उस किताब और इस फिल्म की कामयाबी के बाद तो एमिटीविले का ये घर अमेरिका का सबसे हॉन्टेड घर बन गया। इसकी कहानी पहली ऐसी रियल स्टोरी है जिस पर हॉलीवुड में 1979 से लेकर 2018 तक 20 से भी ज्यादा फिल्में इस घर की कहानी पर बन चुकी हैं। इस घर के इतिहास का वो काला दिन 13 नवंबर 1974 की रात आखिर इस घर में क्या हुआ था? क्या सचमुच रोनाल्ड को किसी शैतानी ताकत ने वो मर्डर्स करने पर मजबूर किया था? क्या ये वही शैतानी ताकत थी जिसने बाद में लुट्स फैमिली को भी हॉन्ट किया? इन सवालों के जवाब आज भी रहस्य बने हुए हैं। अब तक इस घर को कई बार बेचा और खरीदा गया, पर उसके बाद किसी और फैमिली ने इस तरह के हॉरर एक्सपीरियंस का जिक्र नहीं किया। 2017 में ये घर आखिरी बार बेचा गया था और अब इस घर की अजीब और डरावनी दिखने वाली खिड़कियों की शेप को भी बदला जा चुका है। उधर रोनाल्ड डेफियो की जेल में ही रहने के दौरान 12 मार्च 2021 को न्यूयॉर्क के एल्बाइन मेडिकल सेंटर में मौत हो गई। उस वक्त रोनाल्ड की उम्र 69 इयर्स की थी। आज भी ये घर एमिटीविले में यूं ही मौजूद है, साथ ही हॉरर और पैरानॉर्मल कंटेंट पसंद करने वालों की पहली पसंद भी है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।